राइट। आज की एक मज़ेदार कहानी से शुरू करता हूँ। मैं पहले देखता था कि या सोचता था कि यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम लोग रुकेंगे कब। आइए आज के न्यूज़पेपर में आपको मैं शायद इस चीज़ का आंसर दे पाऊँगा कि हम लोग रुकेंगे कब। ठीक है, आइए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। और आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आज आपके पहले पेज पे डेटा दिया हुआ है कि इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ हिट 146.39 करोड़। UNFPA की एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें कुछ बताएगी जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो क्या है कि हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है, विच इज़ फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। ये 2-3 डेटा आप याद रखिएगा। द पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 170 करोड़। सो 146 से हम 170 तक जाएंगे और उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू होगा, यानी कि लगभग से हमें 40 साल और लगेंगे, उसके बाद हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा यदि इसी तरीके का डेटा रहा तो। उसके बाद में आपके पास में एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये रिपोर्ट कौन देता है? ये रिपोर्ट देता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट उधर से रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और कौन सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये है जो आपका कार्गो वेसल केरला कोस्ट में सबमर्ज होने वाला है। सो उसके ऊपर में है, जिसमें काफ़ी सारे कंटेनर है, जिसमें पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब है। तो उसको लेके इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू शुरू हो सकता है। उसके बाद में आपके पास में है यहाँ पे डोंट विथहोल्ड द राइट टू एजुकेशन फंड ओवर द NEP रो। आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने NEP को रोल डाउन करने नहीं किया नहीं, तो इसलिए उनके जो एजुकेशन के फंड्स हैं उनको रोक दिया गया है। तो उसको लेके हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, अभी मोस्ट प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। एडिटोरियल में आपके पास में एक बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। 4 आर्टिकल हैं, जिसमें से एक थोड़ा अजीब सा मुझे ये लगा कि ये वाला आर्टिकल जिसमें ये बताने की कहा गया है कि जो हम लोगों ने डेलीगेट्स फॉरेन कंट्रीज़ में भेजे हैं ऑपरेशन सिंदूर को समझाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, उसका उल्टा पर्सपेक्टिव दिया गया है कि हो सकता है ये डेलीगेशन और ये जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो तरीका है ये हमें बैकफायर कर सकता है। तो आप ये पढ़ेगा, इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने के लिए मिलेगा, और जानकारी हमेशा अच्छी रहती है। और ये आपके पास में मुंबई में जो लोकल ट्रेन में जो ट्रेजेडी हुई थी ओवर क्राउडिंग के कारण में, तो उसको लेके कि वहाँ पे वो लोग प्लान कर रहे हैं कि मुंबई रेल में अब जो नॉन AC कोचेस हैं उसमें भी डोर्स होंगे, जिससे हम ये लाइफ्स को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद में आपके पास में लीगल का आर्टिकल आ जाता है, जिसमें ये बताया गया प्रॉज एंड कॉन की, मतलब फॉरेन लॉ फॉर्म्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, तो उसके ऊपर में ये है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको 2-3 पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा इसमें। उसके बाद में एक काफ़ी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भी आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि रशिया यूक्रेन वॉर रोकने के लिए क्या क्या दोनों साइड ने कंडीशंस लगाई हैं। आप यदि इसको पढ़ेंगे तो रशिया ने कहा कि परमानेंट सीज फायर, दैट मीन्स यूक्रेन की साइड में ये कहा जा रहा है कि हम परमानेंट सीज फायर चाहते हैं। फिर उसके बाद में ये ऑल्सो यूक्रेन ये भी चाहता है कि मुझे US की पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी का बैकअप मिला, जैसे NATO में आर्टिकल 5 है, उस टाइप की मुझे सिक्योरिटी बैकअप चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो सैंक्शंस हैं, जो रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस हैं, उसको ग्रेडेड फॉर्म में हटाया जाए, ना कि इमीडिएटली हटाया जाए। और उसके बाद में ये भी बताया गया है कि जो अनऑक्युपाइड टेरिटरी रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड। सो दैट मीन्स जो टेरिटरी रशिया ने एक्वायर कर लिया है या एनेक्स कर लिया है, तो उसको अनरिकॉग्नाइज रखा जाए, उसको ये ना कहा जाए कि रशिया का वो पार्ट बन गया है। ये यूक्रेन की साइड की डिमांड है। और उसके बाद में रशिया की क्या डिमांड है? रशिया की डिमांड है कि यूक्रेन को न्यूट्रलाइज रहना पड़ेगा, NATO के साथ में नहीं जुड़ने की ज़रूरत है, जिससे वो ये वॉर शुरू हुई थी। और उसके बाद में एक और गारंटी ये लेना चाहते हैं कि जो रशिया को जो यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है वो सब सारा रुक जाना चाहिए वेस्टर्न कंट्री की तरफ से। तो ये रशिया की एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि मतलब सीज फायर यदि होगा या पीस टॉक होगा तो वो इन्हीं सब को लेकर होगा डिस्कशन। इसके ऊपर में आर्टिकल है, उसके बाद ये भी आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंच ओपन गॉट जस्ट कम्प्लीटेड, तो इसके ऊपर में डेटा है, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप न्यूज़ में आएंगे तो न्यूज़ में ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कुंभ मेला में 82 पीपल लॉस्ट, उसमें एक इंटरेस्टिंग मैं चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ऑन द पेपर्स विच सेट देयर फैमिली मेम्बर्स हैज़ डाइड ड्यू टू द सडन फॉल इन हेल्थ। सो बेसिकली कुंभ मेला में स्टैम्पीड होने को इसमें नहीं दिखाया गया। इसमें ये दिखाया गया कि ये डेथ इसलिए हुई है कि उन लोगों की हेल्थ अपने आप ही काफ़ी ख़राब होगी और उसके कारण डेथ होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है, विच इज़
विच इज़ वेरी ये चीज़ जो है यदि बाहर आ जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो यानी कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम न्यूज़ में राइट चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। और उसके बाद में ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, यूएस में काफ़ी सारा एम्बेसी को लेके, वीज़ाज़ को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको लेके ये रिपोर्टेड है। उसके बाद में लास्ट में आपके पास एनएसजी का है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने क्या किया था, ड्रोन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के एयरपोर्ट पे 2 बहुत बड़े पावरफुल बॉम्ब्स भी भेजे थे, जिसको डिफ्यूज़ किया था एनएसजी ने। ठीक है, तो उसको लेके ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको जानकारी मिलेगी। और एनएसजी जो होता है ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का एक विंग होता है। उसके बाद में आप ये दोनों आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसमें वही आपका एक तो है कि मल्टी लेवल के जो डिफरेंट डेलीगेशन हमने डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजे थे, उसको मोदी सर ने ही हैज़ सेड थैंक्स फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। और यहाँ पे हमारे राजनाथ सिंह जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। यूएन डिसीजन टू अपॉइंट्स पाकिस्तान एज अ वाइस चेयर ऑफ इट्स काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो जो मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले बताया था कि मतलब पाकिस्तान को एक चेयरमैनशिप मिल गई है काउंटर टेररिज्म। सो काउंटर टेररिज्म, सो बेसिकली एक कंट्री विच हैज़ बीन लेवल एज ए टेररिज्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, उसी को आपने एक चेयर दे दी जिसमें वो काउंटर टेररिज्म की कमेटी होगा। ये ऑलमोस्ट मुझे याद करता है मेरे कॉलेज डेज़ का। तो कॉलेज डेज़ में क्या होता था, एंटी रैगिंग स्क्वाड होता था, और एंटी रैगिंग स्क्वाड में क्या होता था, वही मेंबर बैठ जाते थे जो रैगिंग करते थे। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता था ये कमेटी है किस चीज़ की, जिसमें जो बंदा रैगिंग कर रहा है वही इसका चीफ बैठा हुआ है। उसके बाद में आपको मैंने इसमें से एक लीगल का क्वेश्चन बना के दिया, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि जो जस्टिस है जिनको निकालने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वो क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये पाकिस्तान के ऊपर में आपको ऑल पार्टी जो टीम है उसके ऊपर में है ब्रीफिंग, ये जर्मनी में की जा रही है। और उसके बाद में आप इस आर्टिकल में आ जाएंगे, आप इस आर्टिकल में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका, इस पर मैंने एक लॉजिकल रीजनिंग का आपको अच्छा सा क्वेश्चन बना के दिया। इसमें बताया गया कि जो वेट लॉस वाला जो प्रोसेस है, काफ़ी सारे ड्रग्स जो हैं शायद उतने इफ़ेक्टिव ना हों, तो उसके ऊपर में ये आर्टिकल है। और पोल्यूशन बोर्ड पे आपको मैंने 2 या 3 दिन पहले बताया था कि जो भी हमारे कोल से जो चलते हैं, ये वाले जो आपका यहाँ पे जो होता है थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जो कि कोल से चलते हैं, उसके ऊपर में हम एक इक्विपमेंट बिठाने की कोशिश करते हैं जिससे सल्फ़र के कंटेंट डिक्रीज़ हो सके एटमॉस्फेयर में। तो उसको लेके आर्टिकल है। तो उसमें मोटा मोटा आप ये लगा लीजिए कि ये चीज़ अब हम वो मशीन नहीं फिट करेंगे या इक्विपमेंट नहीं डालेंगे जिससे ये डिक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने जो एनसीईआरटी में हमने काफ़ी सारे कट कर रहे हैं हिस्ट्रीज़ को, इन्फॉर्मेशन को। ये थोड़ा सा अजीब सा है ये इन्फॉर्मेशन की, मतलब हम जो ट्रुथ है उसको हटा के कुछ और ही डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी डालो, अच्छी बात है, जो करंट चीज़ चल रही है वो भी डालो, बट हिस्ट्री को इरेज मत करो, क्योंकि हिस्ट्री को इरेज यदि करेंगे तो हम वही सारी मिस्टेक्स फिर से रिपीट करेंगे। और DGA कंडक्ट्स रेडियो कम्युनिकेशन एग्ज़ाम फॉर द पायलट फ्रॉम नवंबर। अब आप ये देखिए ये सारे एग्जामिनेशन की क्या वैल्यू है, जिसमें हम पैसा दे के भी पास कर सकते हैं या किसी और कंट्री में जाके पास कर लिया, तो मतलब इट इज़ जस्ट ए शैम इफ़ यू आस्क मी। उसके बाद में बिज़नेस में आप ये आर्टिकल, ये ग्राफ पढ़िएगा, इससे आपको मैंने मैथ्स का क्वेश्चन बना के दिया, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में आप मारुति सुजुकी का जो EV प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल जो है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है इस कार मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया। उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को काफ़ी पनिश किया। बाकी सारी कंट्री के साथ में काफ़ी ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, US, यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, ये सब के साथ में, बट इंडिया के साथ में अभी भी ये चीज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए मारुति को जो विटारा थी वो कार EV वर्जन में आने वाली थी, शायद उसका सप्लाई चेन में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में लास्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है बिजनेस में, जो कि आप एक पढ़ना चाहिए, वो ये है कि टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन टू द बूस्ट ग्रीन माइनिंग व्हीकल्स। सो इस आर्टिकल से आप पढ़ेंगे तो आपको एक जानकारी ये मिलेगी कि देखिए इन्वायरमेंट को बचाना यदि है ना, तो वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो मतलब यदि आज आपको एक इलेक्ट्रिक कार देखनी है तो वो इलेक्ट्रिक कार महंगी है एक डीजल और पेट्रोल कार के कंपैरिजन में। लॉन्ग रन में वो सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन अब आप देखिए अपफ्रंट जो कॉस्ट होता है एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यही आर्टिकल में आपको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। वर्ल्ड न्यूज़ में सारा कुछ फंडामेंटली वही सेम चल रहा है, वॉर रिलेटेड एस्पेक्ट से ही था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नया देखने को आज नहीं मिला। तो इसलिए इसमें आप पढ़ सकते हैं ताकि आपका कनेक्टिविटी बना रहे।
और उसके बाद में बस ये था आज के लिए ये था। इसमें से अब आप ये याद रखिए, वो जो आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में था उस आर्टिकल को दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि वो सेटल हो जाए इन्फॉर्मेशन के नज़रिए से। थैंक यू सो मच, गुड डे, ऑल द बेस्ट।